Hello students, welcome back. Here we are going to talk about Bohr's model. This is very important for you. Okay, and before starting this, we have to study some drawbacks of Rutherford model. Rutherford assumes that electron around the nucleus moves in empty space present in the atom. मतलब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर ये एम्प्टी स्पेस है इसमें रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली यहाँ पर सर्कुलर पाथ में एक क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, तो इनका डायरेक्शन हर टाइम चेंज होता रहेगा। यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इट्स गेट एक्सिलरेटेड, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सिलरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सिलरेटेड हो गया तो उसी टाइम मैक्सवेल ने कहा कि कोई जब चार्ज्ड बॉडी एक्सिलरेटेड होती है तो वो एनर्जी इमिट करती है, तब वो एनर्जी इमिट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है ये अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करने की वजह से ये एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो जब ये एक्सेलरेटेड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसकी एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो जब इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन ये वेट 1 मिनट, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में समझना कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर सर्कुलर पाथ में यहां पर थे तो इसकी एनर्जी अगर डिक्रीज होगी, कम हो रही है, तो ये धीरे धीरे कंटिन्यूअसली क्या करे, इसकी इस ऑर्बिट की जो रेडियस होगा सेंटर से वो डिक्रीज होगा। कुछ टाइम तक ये ऐसे होते रहेगा, मतलब एकदम ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, न्यूक्लियस में आके जाके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, ऑर्बिट का, वो डिक्रीज होगा कंटिन्यूअसली। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, तो जब न्यूक्लियस में फॉल होगा तो इट मीन्स कि एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, बट एटम एग्जिस्ट करता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक थी। ओके, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर चार्ज्ड एंड गेट एक्सिलरेटेड दे मस्ट आल्सो इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ड्यू टू दिस लॉस द energy of electron in the form of electromagnetic radiation gets decreased, get lost कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। ओके, और एट लास्ट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, और जब फॉल होगा तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बोहर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया बाद में। ओके, और दूसरी जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की, कि इन्होंने ये कहा कि जब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डिस्क्रीट लाइन बट इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। मतलब रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा, अभी हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसा। लेकिन जो वास्तव में जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो डिस्क्रीट है, मतलब यहां पर कुछ ऐसे कलर्स, डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम आते हैं। जैसे ये कि अब पहले तो ये जानना कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब व्हाइट लाइट, यानी या वी कैन से सनलाइट। When sunlight passes through any prism, it gets split in different colors light, and this different colors light is known as spectrum here. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हम कर रहे थे, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हाइड्रोजन को यहाँ पर पास रख दें, मोनोक्रोमेटिक लाइट के रास्ते में हम हाइड्रोजन गैस को रख दें, और फिर हाइड्रोजन गैस से पास होने के बाद इस लाइट को हम प्रिज्म से पास कराएं, तो फिर ये स्प्लिट हो जाएगी डिफरेंट कलर के लाइट्स में, और ये डिफरेंट कलर के जो लाइट्स होंगे इनका वेवलेंथ अलग होगा। जैसे विबग्योर हम जानते हैं ना, विबग्योर, ओके,
तो इसमें रेड का डिफरेंट वेवलेंथ होगा, रेड कलर की लाइट की, ओके, येलो की दूसरी होगी, ग्रीन की दूसरी, मतलब इन टोटल की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दूसरी दूसरी होगी। तो जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूअस नहीं, कुछ जगह पे ये ब्लैक स्पॉट के रूप में आप देख रहे हो एकदम ये, तो ये क्या है, ये उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए गए एनर्जी हैं। यहां पर ये पता चल रहा है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से इस तरह की स्पेक्ट्रम ब्लैक स्पेक्ट्रम आ रही है। लेकिन जैसे ही आप इमिशन स्पेक्ट्रम फाइंड करोगे, ये तो एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब्स है, लेकिन जैसे ही आप इमिशन स्पेक्ट्रम फाइंड करोगे उस केस में क्या होगा कि ये जहां जहां पर ये ब्लैक स्पॉट आई थी वहां वहां पर कलर्ड लाइट्स आएंगी, यानी कि कलर्ड रेज जनरेट होंगी। अब ये कलर्ड रेज ड्यू टू इमिशन ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही हैं। ओके, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का। क्लियर? अब देखते हैं बोहर्स मॉडल कि बोहर ने क्या कहा। The postulates of Bohr model of atom. The electron move around the nucleus in certain specifically permitted circular orbits known as energy levels or energy state. मतलब कि जो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करके एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो सेंटर में आके फॉल होते हैं। मतलब इस तरह आप समझ सकते हो, रदरफोर्ड ने ये कहा कि एनर्जी क्या करते हैं, लूज करते हैं और इस तरह के सेंटर में न्यूक्लियस में फॉल हो जाते हैं और इस तरह एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, आप जैसा करो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, अच्छा ये सेंटर यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मूव करेगा, ये जो स्पेस है बीच का इस रीजन में मूव नहीं करेगा। और इन्हीं पाथ्स को स्पेशल और फिक्स्ड ऑर्बिट्स को, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दे दिया क्या, KLMN। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको K, दूसरे को L, तीसरे को M, फोर्थ को N और नाम दे दिया। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं। While moving in a particular energy level or energy state, an electron neither lose nor gains energy। मतलब हाँ, ये सबसे बड़ी मतलब उनकी विक्ट्री थी इस पे कि इन्होंने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं ये अपनी एनर्जी न तो इमिट करते हैं न ही एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब न ही एनर्जी लॉस करते हैं न ही एनर्जी ये गेन करते हैं। और जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की होती है वो फिक्स्ड होती है, स्टेशनरी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट ये पोस्टुलेट था। फिर थर्ड पोस्टुलेट क्या था, ओनली दोज एनर्जी लेवल्स आर और एनर्जी स्टेट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π होगा या फिर h/2π का मल्टीपल होगा, होल नंबर मल्टीपल होगा। मतलब कि या तो h/2π हो या तो 2h/2π हो या फिर 3h/2π हो या फिर 4h/4π हो, मतलब इस तरह के इंटीग्रल मल्टीपल्स हो, मतलब ये फ्रैक्शनल ना हो। ओके, वेट 1 मिनट। अब यहां पर तो पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर ऑर्बिट पे कोई बॉडी मूव करती है तो उसका डायरेक्शन हमेशा हर वक्त चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये एक्सीलरेट करती है और एक्सीलरेट करती है तो इसका कुछ मोमेंटम होगा और मोमेंटम वही लीनियर मोमेंटम की तरह ही होता है। ये फिजिक्स का टर्म है तो आप वहां पर ज्यादा बेटर पढ़ोगे। तो यहां पर हम सिर्फ जान जाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर इस स्पीशीज का जो मास है वो m है और इसकी वेलोसिटी v है
और इस सेंटर से इसका रेडियस r है, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो mvr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम mvr। और जब एंगुलर मोमेंटम mvr है तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के बराबर होगा। ये चीज यहां पर n क्या है? ये n इक्वल टू होल नंबर्स, इंटीजर्स कर सकते हैं हम, यानी कि जो मोमेंटम है एंगुलर वो h/2π का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू h/2π हो जाए, 2h/2π हो जाए, 3h/2π हो जाए, 4h/2π हो जाए, 5h/2π हो, बट इट कांट बी 1.5h/2π, 3.3h/2π, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती। ओके, एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर हैव फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ h/2π। ओके, नेक्स्ट postulate. On absorbing some energy, an electron jump from lower energy level to higher energy level, and when electron comes back it emits energy. अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, यहां पर जो ये न्यूक्लियस अगर हो गया तो इसको हम लोअर एनर्जी लेवल कहेंगे, और ये जो ऊपर जो बाहर के होंगे ये हायर एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये कहा गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी में लेवल में है तो इसको जब ये बाहर से कोई एक फोटॉन, मान लो एक फोटॉन एनर्जी ये एमिट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एक फोटॉन एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा, और जब ये वापस से अपने पिछले वाले ऑर्बिट में जाएगा, वापस से अपने पिछले वाले ऑर्बिट में जाएगा, तो फिर ये अपनी कुछ एनर्जी इमिट कर देगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा? वो भी h न्यू के बराबर, यानी कि जितनी इसने ऑब्जर्व की थी जंप करने के लिए उतनी ही एनर्जी ये इमिट करेगा वापस अपने एनर्जी लेवल में जाने के लिए, लोअर एनर्जी लेवल में जाने के लिए। अगर इसकी एनर्जी, इसकी E1 है और ये E2 है, तो E1 माइनस E2 यानी कि चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू द h न्यू। हियर यू कैन सी the energy gained or lost in this transition is always quantized मतलब फिक्स्ड है, and is equal to the difference of energy of two levels involved in the transition मतलब क्या होगा कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने को ही हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे। और ये हमेशा ये पहले वाले को अगर E हम कर दें E1, ये E2, तो जो E1 माइनस E2 होगा, E2 माइनस E1, ये हमेशा h न्यू के बराबर होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो जंप कर रहा है या ट्रांजिट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने पिछले प्लैंक्स थ्योरी में पढ़ा था कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एक फोटॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को सप्लाई होगा, एक फोटॉन एनर्जी, तो वो एनर्जी यहाँ पे सप्लाई हो रही है तभी ट्रांजिशन हो पाएगा, यानी कि जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स होगा वो हमेशा h न्यू होगा। और h न्यू यहाँ पर न्यू इक्वल टू क्या हम रख सकते हैं? वैल्यू न्यू इक्वल टू हम c/λ रख सकते हैं, न्यू इक्वल टू हम c/λ रख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला फिर नया फार्मूला बन जाएगा E2 माइनस E1 इक्वल टू hc/λ, यानी कि अब यहां से ये कंक्लूजन निकल सकता है कि जो एनर्जी में चेंजिंग है, एनर्जी में एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है, वो जो फोटॉन एब्जॉर्ब हो रही है उसके वेवलेंथ पे, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम नॉर्मली अगर हम इसको देखें, और h प्लैंक कांस्टेंट है और c क्या है? लाइट की वेलोसिटी है, तो नॉर्मली हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ये है कि व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electrostatic force between electron and the nucleus provides a centripetal force, means कि Fe should be equal to Fc. Here F is electrostatic force and Fc is force of centripetal, या हम कह सकते हैं centripetal force। अब देखो अगर Q1 Q2 से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करें, यानी कि Q1 इक्वल टू हम इलेक्ट्रॉन मान लें और Q2 इक्वल टू
हम अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स को मान ले तो वो जेड टाइम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होते हैं प्लस साइन के साथ। ओके, तो फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन जो हो जाएगा ये आपको याद करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल होगा वो हो जाएगा आपको mv स्क्वायर अपॉन R। तो इस फार्मूले का यूज करके हम ढेर सारी चीजें, ढेर सारे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट का रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।